causal body and the ego। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं अलेख्या को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली जब मैंने 4 साल पहले जब इस किताब को पढ़ा था, तो इस किताब को पढ़ने के बाद जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए और अब मैं फिर से इस किताब को फिर से पढ़ रही हूँ, तो मुझे और भी हायर लेवल के एक्सपीरियंसेस मेरे सराउंडिंग्स में हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अलेख्या को थैंक करती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप इस सब्जेक्ट को लाइए और इसको सभी को बताइए थ्रू PSSM, थ्रू PMC हिंदी एंड थ्रू पिरामिड मास्टर्स। मैं इस सब्जेक्ट को लेने के लिए मैं उन सभी इनविजिबल विजिबल मास्टर्स को थैंक करती हूँ, ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि ये इतना डीप सब्जेक्ट, जैसे कि हम बोलते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस बुक के पढ़ने के बाद हमें ये सब चीजें आराम से समझ आ जाएंगी। और जो पहले की सीरीज थी, जो फर्स्ट सीरीज थी, उसमें हमने आसानी से ये बात समझ ली थी कि कैसे हमारी कॉजल बॉडी आगे बनेगी और हमारे किंगडम्स कैसे बनते हैं, हमारे मिनरल किंगडम कैसे बनता है, फिर वेजिटेबल किंगडम कैसे बनता है, एनिमल किंगडम कैसे बनता है, ह्यूमन किंगडम कैसे बनता है, और ह्यूमन किंगडम में भी कॉजल बॉडी और उसके साथ ईगो और उसकी पर्सनैलिटी कैसे आपस में उनका एक संबंध होता है, उनका रिलेशनशिप होता है, और कैसे कैसे हम आगे रीइंकार्नेशंस में हम जन्म जन्म परंपरा के रूप में हम आगे जाते हैं। तो थोड़ा सा जो ब्रीफ इंट्रो जो पहले वाली सीरीज में किया था कि हम कैसे रीइंकार्नेशंस में आगे जाते हैं और कैसे हमारी जो कॉजल बॉडी है वो इमॉर्टल है, रिलेटिवली इमॉर्टल वर्ड दिया था पहली सीरीज में, कि जो अदर बॉडीज है, जो 3 बॉडीज हैं, जो इथरिक डबल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, ये तीनों बॉडीज मोर्टल हैं, ये यहीं पर रह जाती हैं इस प्लेन पे, इस इनकारनेशन में 1 लाइफ टाइम के लिए आती हैं। और साथ में जो हमारी कॉजल बॉडी है और जो ईगो है, जो हमारी पर्सनैलिटीज है, ये हमारी सब ट्रेवल करती है आगे रीइनकारनेशन में, और कैसे हमारी मेमोरी के प्रिंसिपल्स बनते हैं वो हम आगे आने वाली सीरीज में नंबर वाइज उसको जानेंगे। तो दोस्तों, ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बोला कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही बाहर है, या जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। तो मैं सबसे पहले आपको एक स्लाइड के माध्यम से ये दिखाना चाहूंगी कि ये एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है जो मैंने लगाई है। इस ब्यूटीफुल पिक्चर को आप देख के ये जान सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे इस धरती पे जो इनविजिबल वर्ल्ड से हम विजिबल वर्ल्ड, यानी कि जो जगत, जो ब्रह्मांड हमें दिखता नहीं है, उसके बाद वो कैसे मैनिफेस्ट होता है, कैसे वो बनता है, वो अपनी कैसे अभिव्यक्ति देता है, और उसके बाद फिर एक मटेरियल वर्ल्ड, एक विजिबल यूनिवर्स का निर्माण होता है। तो इस पिक्चर से हम आराम से देख सकते हैं कि कितने सारे हम पीछे हिल्स देख रहे हैं, माउंटेन्स देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, बर्ड्स देख रहे हैं, ये सब किंगडम्स हमारे चारों तरफ रहते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले सीरीज में भी बताया था कि ग्रुप सोल्स होती हैं, ग्रुप सोल्स ऑफ मिनरल किंगडम, ग्रुप सोल्स ऑफ वेजिटेबल किंगडम, ग्रुप सोल्स ऑफ एनिमल किंगडम। तो ये सब ग्रुप सोल्स क्या होती हैं, और ग्रुप सोल्स के बाद हम इंडिविजुअल एक अलग से हमारा आत्मा, कैसे हमारा कॉन्शियसनेस सेपरेट होता है, इंडिविजुअल सोल कैसे बनती है, और उसके बाद फिर हमारा हायर प्लेन के ऊपर कैसे इवोल्यूशन होता है। इस पिक्चर से 2 चीजें मैं आपको याद करना बताऊंगी कि कैसे हमें याद करना है इस पिक्चर से, कि हम अकेले नहीं है इस धरती पे, कि ह्यूमन बीइंग ये सोचता है कि हम अकेले ही रहने वाले हैं, और एक मी सेंटर्डनेस जो डेवलप हो गई है इस वक्त, कि बस ह्यूमन सोचता है कि एक मनुष्य ये सोचता है कि मनुष्य जगत ही है, जो सराउंडिंग का जगत है उसका कोई मतलब नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है।
लेकिन जो आज की डेट में हम सफर कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम इसीलिए सफर करें क्योंकि हमारा जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग के प्लेन्स हैं, हम उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके ऊपर। जैसे कि ये हमारा बर्ड किंगडम है, एनिमल किंगडम है, और प्लांट किंगडम, माउंटेन किंगडम, मिनरल किंगडम, ये सब हमारे चारों तरफ है। ये जो चारों तरफ जो किंगडम है, इनके साथ कुछ नेचर स्पिरिट्स रहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो नेचर स्पिरिट्स होते हैं, नेचर गाइड्स होते हैं, वो हमेशा इनकी रक्षा करने के लिए होते हैं। इस बुक में पढ़ने के बाद हमें ये जानकारी होगी कि जब हम अपने सराउंडिंग में, चाहे वो किचन गार्डन है, चाहे वो हमारा वॉक करने वाला गार्डन है, चाहे वो पार्क है, चाहे वो हमारा एक एनवायरमेंटल एरिया है जहाँ पर हम घर के साथ साथ, अपने घरों के साथ साथ इन पूरे प्लांट किंगडम का और एनिमल किंगडम जो साथ में रहता है, उसका कितना कितना बड़ा वैल्यू है। इस बुक के पढ़ने के बाद जब हम लास्ट की सीरीज तक जाएंगे तो हम इस चेन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि हर जगह पे नेचर स्पिरिट्स इनके साथ होते हैं जो इनकी रक्षा करते हैं और हमारे साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत इनकी अच्छी देखभाल करते हैं, तो हमारे जो सराउंडिंग के प्लेन्स हैं, जो मैंने पिछले सीरीज में ऐड किया था कि हमारे 7 प्लेन्स हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी कि कैसे 7 प्लेन्स के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बनता है। तो इस पिक्चर को हमेशा हमेशा अपने जब तक ये सीरीज चलती है एक गहन में उतार लीजिए कि कैसे हम सभी किंगडम के साथ मिलके रहते हैं। अगर हम एनिमल किंगडम के साथ, जैसे नॉन वेज खाते हैं, अगर हम एक एनिमल को मार के खाते हैं, तो उससे उस पूरे एनिमल किंगडम पे, उस पूरे एनिमल किंगडम के साथ साथ सराउंडिंग के जो प्लेन्स हैं, उनके ऊपर भी क्या असर पड़ता है वो मैं आज बताने वाली हूँ। तो चलिए हम फिर से मैं एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगी आपको कि उस नेक्स्ट स्लाइड में मैं जहां पर हमने पिछली बार छोड़ा था उसको हम आगे लेके आते हैं। चलिए मैं फिर से इसको एक बार ट्राई करती हूँ, तब तक हम आगे चलते हैं। तो हमने अभी देखा इस पिक्चर में कि कैसे कैसे हमारे जो किंगडम्स हैं वो हमारे साथ एक समन्वय स्थापित करते हैं, एक संबंध स्थापित करके रखते हैं। और इस संबंध के साथ साथ जो हमने 7 प्लेन्स बताए थे, इस 7 प्लेन्स में जो हमने बताया, ये 7 प्लेन कौन से थे? फर्स्ट वाली सीरीज में आदि, अनुपादका, फिर बुद्धिक, उसके बाद मेंटल में भी 2 होते हैं, लोअर मेंटल एंड हायर मेंटल, और उसके बाद एस्ट्रल, और एस्ट्रल के बाद फिर नीचे इथरिक और फिजिकल प्लेन। ये हमारे जो 7 प्लेन्स हैं, इनको अगर हम समझ लेते हैं, प्लेन्स का मतलब पूरा एरिया, जैसे मैदान होते हैं, हम कहते हैं कि सामने का एक ग्रीन, हम अगर पूरा ग्रीन एरिया देखते हैं तो हम कहते हैं कि पूरा ग्रीन मैदान है, एक प्लेन है। और कहीं हिली एरिया में जाते हैं तो हिली एरिया को हम माउंटेन्स प्लेन बोलते हैं। इसी तरह वैली में जाते हैं, हम घाटियों में जाते हैं तो उसको प्लेन बोलते हैं। तो यही इस पिक से आपने देखा होगा कि कितने सारे प्लेन्स हमारे चारों तरफ मौजूद रहते हैं और इन्हीं का हमारे साथ संबंध है। तो हम ये अब इस वाले सीरीज में जानेंगे कि जो फील्ड ऑफ इवोल्यूशन है, फील्ड ऑफ इवोल्यूशन का मतलब कि जो एक इनविजिबल सृष्टि है जो हमें दिखाई नहीं देती, और उसके बाद जो विजिबल सृष्टि है जो हमें दिखाई देती है, पूरा ब्रह्मांड हमारे चारों तरफ जो दिखता है, उसका फील्ड ऑफ इवोल्यूशन कैसे होता है, कि वो पूरा एरिया कैसे इवॉल्व करता है, और फिर हम कहाँ तक, उस कॉजल बॉडी तक, उस ईगो तक, उस पर्सनैलिटी तक, डिफरेंट पर्सनैलिटी तक पहुंचते हैं।
तो हमें पिछली सीरीज में मैं फिर से याद कराऊंगी कि मैंने कहा था कि जब कोई भी बर्तन या कोई भी चीज जब हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं होती तो हम उसको घर से अलग कर देते हैं। सेम इसी तरीके से जो हमारे बॉडीज हैं वो भी जब हमें मेंटल बॉडी के बाद अगर कॉजल बॉडी की भी जरूरत नहीं, हम कॉस्मिक बॉडी के रूप में आ रहे हैं, तो फिर हम वो भी चीज छोड़ते चले जाते हैं। तो हमें इस पर्सपेक्टिव से इस पूरी दुनिया को देखना है कि ये अलग अलग तरह की जो बॉडीज हैं वो कैसे कैसे अपना काम करती हैं, कैसे इवॉल्व करती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को डिस्कार्ड करती चली जाती हैं। जैसे एक लाइफ टाइम में हमारी इथरिक बॉडी बनी, एस्ट्रल बॉडी बनी, मेंटल बॉडी बनी, और उसके बाद फिर उसकी पर्सनैलिटीज और इसको ईगो के थ्रू हम आगे बढ़ते चले गए और कॉजल बॉडी बन गया। कॉजल बॉडी के बाद कॉजल थॉट क्या होगा वो आगे की सीरीज में मैं बताऊंगी। तो इस तरीके से हमारा फील्ड ऑफ इवोल्यूशन होता है। ये जो फील्ड ऑफ इवोल्यूशन है इसमें हमने ये देखा है कि सबसे पहले हमने मोनाड का चर्चा की थी कि मोनाड क्या होते हैं। तो मोनाड को हम अगर हिंदी में थियोसॉफिकल सोसाइटी से हटके अगर हम सांख्य में जाएं तो हम कहते हैं कि जीवात्मा है। मोनाड है, ये जीवात्मा है। जीवात्मा मतलब कि जीव और लाइफ, और एक उसके उस लाइफ के ऊपर जो मैटर का एक आवरण है वो ही मोनाड है। और वो जो मोनाड है इज इक्वल टू लोगोस है। तो कुछ पिक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी ताकि वो हमारे गहन उतर जाए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो लिटिल बिट थोड़ा सा डीपर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम स्लाइड शेयर से अगर जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये आप एक पिक देख रहे हैं कि जिसमें दो लोगोस का बात किया है। जो 7 प्लेन्स में से जो 2 लोगो हैं, आदि और अनुपाद का। तो फर्स्ट जो डॉटेड आप लाइन देख रहे हैं ये है आदि, द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, जहां से हमारे उस यूनिवर्स की, उस ब्रह्मांड की, जो दिखने वाला ब्रह्मांड है, जहां से उस सृष्टि की शुरुआत होती है उसको हम फर्स्ट आदि लोगो बोलते हैं। जो सेकंड है वो है, जो सेकंड लोगो है वो है अनुपाद का। ये अनुपाद का लाइन के शेप में दिखाया गया है। ये अनुपाद का क्या है कि जैसे ही सृष्टि का निर्माण होने लगता है तो उसका भी एक एरिया वो डिसाइड करती है, और वो एरिया जो डिसाइड करती है उस एरिया के डिसाइड के बाद वो अपनी कुछ कुछ चीजों को स्पेशलाइज करती है, पर्सनिफाई करती है, लाइक लाइन के फॉर्म में, अलग अलग कलर्स के फॉर्म में वो दिखाती है अनुपाद का। बट ये दोनों जो लोगोस हैं, ये दोनों लोगोस सोलर सिस्टम से बहुत हजारों हजारों साल पहले से ये बनते आ रहे हैं और अपना अपना एक एरिया जो है वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि अलग अलग प्लैनेट्स हैं, पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है, पूरा गैलेक्सीज हैं अलग अलग, और उसके बाद फिर हमारे स्टार्स हैं। तो ये जो भी जितनी भी चीजें हैं ये आदि और अनुपादका के रूप में आती हैं। और हम जब 5 फिंगर कंसेप्ट में जाते हैं तो आत्मा और सर्व आत्मा की बात करते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये इसी का पार्ट है, दिस इज द वन, लाइक ओशन का एक ड्रॉप है, इसी तरह ये आत्मा भी इसी सर्वात्मा का पार्ट है। सेम इसी तरीके से जो मोनाड है वो मोनाड यहाँ पर रहते हैं। ये मोनाड इज जस्ट लाइक ए स्पार्क, एक स्पार्क के रूप में रहते हैं, और उसके बाद फिर वो अपना इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, और उसके बाद फिर लाइफ आगे इवॉल्व होती है। तो ये एक लंबी चेन है, द वेव ऑफ लाइफ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स इसमें यूज किए हैं, द वेव ऑफ लाइफ, डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ मीन्स कि इनविजिबल एंड द विजिबल यूनिवर्स कंबाइंडली, उसको डिवाइन लाइफ दिया है। उस डिवाइन लाइफ में ही ये सब कुछ घटित होता है, इस पूरे डिवाइन लाइफ में। और जो मोनाड है उसको इक्वल टू लोगो माना गया है, जिन्हें जीव आत्मा हम कहते हैं कि एक आत्मा ही परम आत्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेम इसी तरीके से जो मोनाड है ये एक लोगो, एक प्योर स्टेट ऑफ बीइंग है,
प्योर स्टेट है, अभी इसके ऊपर कोई मैल नहीं चढ़ा है, कहीं पर इसको अभी मेंटल लेयर भी नहीं आया है, कोई एस्ट्रल लेयर नहीं आया, कुछ डिजायर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो एक्सपीरियंस, इट इज अ प्योर स्टेट ऑफ लाइट, बस इतना ही है। तो ये अनुपात का है। और उसके बाद एक नेक्स्ट जो हमारा पर्पस है इस पूरी कहानी को आगे चलने का, और पर्पस क्या है हमारा कि हम कैसे इवॉल्व हों और कैसे हमारी रीइंकार्नेशंस बंद हों, कैसे हम कॉजल बॉडी को छोड़ें, और कैसे हमारी ईगो जो पर्सनैलिटीज बनाती है वो कितने अच्छे तरीके से बन जाए कि हम आगे इवॉल्व कर सकें और अपनी लिबरेशन की तरफ जा सकें। बहुत सारा इनफाइनाइट पाथवेज हैं जिसमें हमें आगे जाना है। तो फ्रेंड्स, आप एक पिक देख रहे हैं ऊपर, उसमें लिखा है द सोर्स एंड द गोल। ये एक पिक मैंने वहीं से थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही ली है, उस बुक से, CW लीडबीटर से, कि उन्होंने ये दिखाया कि द सोर्स, कहाँ से हम आए, मोनाड्स, कहाँ से हम शुरू होके अपनी कहानी हमारी ये शुरू होते 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 हम लास्ट में वहीं पर जाके मिल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में बोलते हैं कि अगर हम वी सी डायरेक्टली टू ईच अदर, तो देयर इज नो नीड ऑफ स्पेस इन टाइम, हम डायरेक्टली उससे कनेक्ट होते हैं, वी कनेक्ट विद द एनर्जीज। तो मेडिटेशन इसीलिए हमें फायदा करता है, क्योंकि जब मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो हम डायरेक्टली वी कनेक्ट विद द हायर सोर्स, जहां से हम आए हैं, वहां से आदि से और अनुपादका से, जहां से हम आए हम उसी से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। वही लाइट हमें अपने अंदर वो दिखाई देने लगती है मेडिटेशन के थ्रू, और वही मेडिटेशन के थ्रू हम अपने एस्ट्रल प्लेन में विजिट करते हैं, फिर उससे ऊपर हायर प्लेन्स में विजिट करने के बाद उस पूरे ब्रह्मांड को जानते हैं। और इस सीरीज में हम इस ब्रह्मांड को पूरा प्रैक्टिकल वे में और पूरे तरीके से, कि कैसे हमारे चारों तरफ ये प्लेन्स रहते हैं, हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मेरे सराउंडिंग में अगर मैं उस प्लांट्स का पूरा केयर नहीं करती हूँ, मैं एनिमल्स का केयर नहीं करती हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे ऊपर सेम आने वाला है। दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा ऑल्सो। तो वही जो प्लेन है वही हम डिस्टर्ब कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड फिर से आएगा। तो ये इस तरीके से हमारे जो 3 एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस हैं उनका निर्माण होता है। तो हम कहाँ से चले, फर्स्ट सोर्स से चले, और सोर्स से चलने के बाद हमने अपने गोल तक आना है, यानी कि कॉजल बॉडी एंड ईगो के बाद वी लर्न सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एक्सपीरियंसेस, एंड वी इवन लीव अवर कॉजल बॉडी आल्सो व्हेन वी लिबरेट एंड वी एनलाइटन आवरसेल्फ। तो ये अभी कहानी है जब ग्रुप सोल से कैसे हम एक ह्यूमन में इंडिविजुअल सोल में कन्वर्ट होके आते हैं। नेक्स्ट पिक है कि कोई भी चीज सृष्टि में जब निर्माण करती है तो हम उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है द मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, 3 एस्पेक्ट जो पिछली सीरीज में बताया था, विल, विजडम एंड एक्टिविटी। ये 3 चीजें कॉन्शियसनेस की हैं। कॉन्शियसनेस मीन्स द मोनाड के अंदर वो एक पोटेंशियल, एक छुपी हुई पावर है, ऊर्जा है उसके पास, जो विल होती है, वहां से विल आया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो इनविजिबल से विजिबल वर्ल्ड में आ गया। तो ये जो पिक आप देख रहे हैं इसमें 2 सर्कल्स हैं, एक बड़ा स्फीयर है, उसके बाद 2 सर्कल्स दिखाए गए हैं। तो पिछली बार भी मैंने एक पेन के माध्यम से आपको दिखाया था कि जैसे ही मैटर और कॉन्शियसनेस दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों अपोजिट पोल हैं, एक तरफ कॉन्शियसनेस है, एक तरफ मैटर है, दोनों का अपोजिट पोल होने के बाद भी दोनों इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे रहने के बाद वो उनका पूरा मैनिफेस्ट करते हैं, पूरी बॉडी को मैनिफेस्ट करते हैं, पूरे सेल को मैनिफेस्ट करते हैं, एटम के स्ट्रक्चर को मैनिफेस्ट करते हैं। और उनका स्ट्रक्चर को मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या है कि वो पहले बीच में एक पॉइंट, और उस पॉइंट के दोनों तरफ वो वाइब्रेशन जाएगी, और जैसे ही वो स्फीयर से टकराएगी उसके बाद वो सही राइट एंगल पर वो अपना राउंड बनाएंगे, और उसके बाद ही हर एक चीज का निर्माण होता है। तो इट इज ए यूनिवर्सल मैथमेटिक्स, हम इसको कह सकते हैं, कि कैसे ब्रह्मांड उस कॉन्शियसनेस के साथ और उस मैटर के साथ
उस इनविजिबल जो दिखता नहीं है ब्रह्मांड और उससे जो विजिबल ब्रह्मांड वो कैसे बनता है, तो इसकी कहानी आज हम सुनेंगे। नेक्स्ट पिक है जो अभी बताया कि जो 3 हमारे एस्पेक्ट हैं, पहले सबसे पहले स्फीयर बनेगा, उसके बाद फिर पॉइंट आएगा, उसके बाद 3 वाइब्रेशंस निकलेंगी और उसके बाद फिर जो कॉन्शियसनेस है वो वापस आके अपने पॉइंट के ऊपर आके मिल जाएगा। ये है कॉन्शियसनेस के 3 एस्पेक्ट, जिसको कि हम विल, विजडम और एक्टिविटी के रूप में आगे की पिक्चर से हम समझेंगे कि कैसे हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर ऑलरेडी ये पावर्स हमारे पास शुरू में जब मोनाड का ही ये स्ट्रक्चर है कि हमारे पास ये पावर्स कैसे होती हैं। तभी मेडिटेशन में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अपने पास्ट इनकारनेशंस याद आ जाते हैं और हमें याद आ जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, और हमें इस धरती पे आने के लिए ये जो कॉजल बॉडी है ये क्यों मिली है, इसका भी हमें जानकारी मिलता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और सज्जन संगत करते हैं। जो सेकंड पिक है इसमें नीचे लिखा है रिस्पॉन्स ऑफ मैटर। ये मैटर का रूप है। ये ऊपर वाला जो पिक है वो कॉन्शियसनेस का है, 3 एस्पेक्ट है। और जो नीचे वाला पिक है उसमें आप देखिए एक पॉइंट है और उसके बाद फिर दोनों तरफ से वाइब्रेशंस जाती हैं और उसके बाद वो राइट एंगल पे जाके और पूरे स्फीयर से वो टकरा जाती है और वो एक मैटर रिस्पॉन्स देता है उस कॉन्शियसनेस को कि यस, अब मैं एक पत्ते का निर्माण करने वाला हूँ, एक फूल का निर्माण करने वाला हूँ, एक टिश्यू का निर्माण करने वाला हूँ, एक सेल का निर्माण करने वाला हूँ, एक एटम का निर्माण करने वाला हूँ। और जितने भी एलिमेंटल किंगडम है, जैसे कि एलिमेंटल किंगडम मीन्स की एलिमेंट्स, द फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। हम H2O देखते हैं केमिस्ट्री में कि 2H एंड 1 ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है ये दोनों मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O। सेम इसी तरीके से जो इनका फॉर्मेशन है वो स्टार्टिंग उनकी यहीं से है कि फर्स्ट दे सेलेक्ट द एरिया। उसको बड़े फॉर्म में बोले, अगर प्लैनेटरी फॉर्म में बोले तो हम कहेंगे कि लोगोस आदि और अनुपात का में है, बट उसको छोटे फॉर्म में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि वो स्फीयर है, उसके बीच में पॉइंट है। पॉइंट इस बुक में जो पॉइंट वर्ड है दैट इज इक्वल टू फादर। और उसके बाद जो लाइंस बनती है अनुपादका के रूप में हमने जो पिक देखा दैट इज द सन। हम कहते हैं कि हम जब कुछ थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि ये फादर है, ये सन है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यंग सन। तो जो मोनाड है वो इक्वल टू यंग सन बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि पहले स्फीयर हुआ, उसके बाद पॉइंट आया, पॉइंट के बाद उसकी डायरेक्शंस आई और वो एक कॉन्शियसनेस और मैटर ने मिलके एक पूरा फॉर्म बना लिया, पूरा एक स्वरूप बना लिया। उस स्वरूप का जो मैनिफेस्टेशन है वो तैयार है वहां पर आगे अपनी लाइफ में जाने के लिए। तो ये जो मैं फिर से दिखा रही हूँ, जो लाइनिंग्स वाला जो अनुपात का प्लेन है, यहाँ पे मोनाड्स तैयार रहते हैं और यहीं पे इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल वर्ड दिया, द वेव ऑफ लाइफ, द फर्स्ट आउटपोरिंग, सेकेंड आउटपोरिंग, थर्ड आउटपोरिंग। तो वेव ऑफ लाइफ यहाँ से छूटती रहती है और नीचे नीचे उस ब्रह्मांड का निर्माण होता रहता है। इतना डीप है। मैं थैंकफुल टू PMC हिंदी की जिन्होंने ये सब्जेक्ट दिया और मुझे एक बताने का मौका मिला। जो मैं 4 साल पहले इस बुक को पढ़ रही थी तो अंदर से आता कि हाउ इसको कैसे लिखा जाए हिंदी में, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट और समझाना और एक अंदर उसको एक्सपीरियंस करना। ये दोनों चीजों का कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं हम उस चीज को इजीली एलोबरेट भी नहीं कर सकते। तो हम अब इससे आगे चलते हैं। ये हमारा 2 चीजें हो गई, द कॉन्शियसनेस के 3 एस्पेक्ट और रिस्पॉन्स ऑफ मैटर, उसके भी 3 पार्ट्स हैं, फादर, सन एंड क्रॉस। द प्राइमोर्डियल क्रॉस उन्होंने नाम दे दिया कि प्राइमोर्डियल क्रॉस इज द मोनाड। अभी वो तैयार है नीचे धरती पे आने के लिए, जहां पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसके बाद वो विजिबल कैसे होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमने अभी फील्ड ऑफ इवोल्यूशन की बात की कि फील्ड ऑफ इवोल्यूशन में
हमने देखा जो फर्स्ट प्लेन है वो आदि, फिर अनुपाद का, फिर आत्मा निर्वाणा एंड बुद्धि, फिर मेंटल प्लेन और एस्ट्रल प्लेन और फिजिकल प्लेन। अब प्लेन का मतलब अपनी बॉडी के अंदर भी समझना है और वही हमें सृष्टि में भी समझना है, क्योंकि हम अकेले इस धरती पर नहीं हैं। हमारे सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, जो ये सब हमारे किंगडम जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, ये सब भी हमारे उस प्लेन से संबंधित है, उसके साथ है। जैसे फिजिकल प्लेन है, जो फिजिकल प्लेन है उसमें मिनरल किंगडम आता है। नीचे का जो प्लेन है, जो धरती है, उसमें हमारा वाटर किंगडम भी आता है, जहाँ पे वाटर, सी है, पूरे समुद्र है। समुद्र में कितनी सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं कि किस तरीके से एनिमल्स और फिशेस वो अपना काम करती हैं। फिजिकल में भी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है नीचे से जो फिजिकल में, और दूसरा ऊपर है इथरिक बॉडी। हमारी इथरिक डबल है बॉडी के अंदर, और जो बाहर है वो इथरिक लेयर है, जो प्राण है, जो जैसे ही अंदर जाएगा वो प्राण बन जाएगा, और जैसे बाहर आएगा तो वो वायुमंडल का एक एरिया बन जाता है कि ये वायुमंडल है। तो हम इसको आगे अभी इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो ये हम इस तरीके के हमारे अलग अलग प्लेन्स हो गए। ये हमें याद रखना है कि जो प्लेन्स हैं हम उसको अपनी बॉडी के अंदर भी देखेंगे और उस अपनी बॉडी से बाहर भी देखेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट कि ये जो एक पिक दिखाया है, इसमें ये दिखाया है कि कैसे एक मोनाड एक रे ऑफ लाइट के रूप में निकलता है और वो फिर अलग हो जाता है, और अलग होके उसकी अपना इवोल्यूशन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक मोनाड है, और उसके बाद ये जो नीचे की जो चीजें, नीचे की जो लेयर्स दिखाई गई हैं, ये लेयर्स, ये स्टेप्स, ये सब अलग अलग तरह के किंगडम्स हैं, प्लेन्स हैं, जहां से मोनाड आकर और उसके बाद धीरे धीरे अपने किंगडम्स में इवोल्यूशन करता है। जहां से हमारा शुरुआत हुआ, दैट इज द इन्वोल्यूशन, और उसके बाद फिर इवोल्यूशन। एक पिक मैंने दिखाया था आपको कि ये जो पिक है, इसमें द इन्वोल्यूशन, द स्टेजेस ऑफ इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन, दोनों चीजें हमें समझनी है कि कैसे एक ग्रेट सर्ज ऑफ वेव ऊपर से आती है, एलिमेंटल किंगडम बनता है, और वो एलिमेंटल किंगडम के बाद फिर मिनरल किंगडम बनते हैं। एलिमेंटल किंगडम का मतलब एलिमेंट्स बनते हैं। हमारे चारों तरफ जो वायु है वो एलिमेंटल किंगडम में आती है। अलग अलग जो केमिस्ट्री के ऑक्सीजन है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, ये सब एलिमेंटल किंगडम में आते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे सराउंडिंग में मैं अपने ही एलिमेंटल किंगडम को खराब करती हूँ, मैं अपने ही सराउंडिंग में अपने वेजिटेबल किंगडम को खराब करती हूँ, तो कुछ चीजों का लॉस ऑलरेडी हो जाता है। जैसे कि जो मैंने बताया कि जो नेचर गाइड्स हैं, जो इस बुक में लिखा है कि जो 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, दे हैव गिवन द रेफरेंस ऑफ दिस, कि हम अलग अलग डिफरेंट तरह के जो गॉड्स एंड गॉडेसेस जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, हम उनको खो देते हैं और वो हमारे से बहुत दूर चले जाते हैं, बिकॉज हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उस एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट नहीं करते। हम पेड़ को यूज भी करते हैं, हम पेड़ की सहायता भी लेते हैं, पीपल के पेड़ की सहायता लेते हैं, बरगद के पेड़ की सहायता लेते हैं, लेकिन वहां पे जो नेचर गाइड्स हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं, जो देवता हैं, उनको हम उनका जरा भी ध्यान नहीं रखते, और हम इन सब चीजों से फिर वंचित हो जाते हैं। और जैसे ही वंचित होते हैं, वैसे ही हमारा रीइंकार्नेशन, वैसे ही लॉ ऑफ कर्मा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। और जैसे वो स्टार्ट होता है, वो हमारी लोअर मेंटल बॉडी, लोअर मेंटल प्लेन और हायर मेंटल प्लेन के साथ पूरा कंबाइन करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, और उसके बाद हमारी रीइंकार्नेशन होती है। तो दोस्तों, हमें बहुत ही अवेयर रहना है। मेडिटेशन इज इक्वल टू अवेयरनेस, एंड एवरी टाइम हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये एक मोनाड का, जब मोनाड आता है, कैसे एक सोर्स ऑफ लाइट है
और उसके बाद फिर वो नीचे जब ट्रेवल करता है और ट्रेवल करने के बाद कैसे वो 3 व्हीकल जो मैंने फर्स्ट सीरीज में बताए थे कि 3 व्हीकल्स इज द etheric body और एस्ट्रल बॉडी, लोअर मेंटल एंड द हायर मेंटल। ये लोअर व्हीकल्स हैं जो हम यहीं पर छोड़ देते हैं इन एवरी इनकारनेशन, और उसके बाद फिर हम हायर लेवल पे चले जाते हैं, दैट इज द कॉजल बॉडी एंड द ईगो, हम वहां पर चले जाते हैं। तो ये पिक, इससे बहुत आराम से हमें ये समझ आएगा कि कैसे हम हायर स्टेट में जाते हैं। अब हम चलते हैं फील्ड ऑफ इवोल्यूशन, हमें इजीली समझ आ गया कि कैसे हमारे प्लेन्स हैं, हमने 7 प्लेन्स और 7 प्लेन्स के बाद ये एक पिक है जिसमें आदि अनुपात का मोनाड्स आर रेडी, वो तैयार है, वो जीवात्मा तैयार है नीचे आने के लिए। और नीचे के जो लोअर 5 प्लेन्स हैं वहां पर सृष्टि का निर्माण होता है। उस सृष्टि के निर्माण में जब ये मोनाड्स तैयार रहते हैं तो उनका भी एक स्टेप है और उनके भी सब प्लेन्स हैं। नेक्स्ट पिक में आप देख रहे हैं कि साइड में कुछ डॉट्स हैं, ये द फॉर्मेशन ऑफ द सब प्लेन्स, जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि व्हेन आई वाज रीडिंग खुर्शीद भावनगरी का बुक पढ़ा था, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, तो उसमें भी प्लेन्स का जिक्र हुआ था। तो उस वक्त मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पाई थी कि ये प्लेन्स क्या होते हैं, बट अभी इस बुक में इतना क्लियरली डिफाइन है कि जब हम फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं, जैसे मिनरल किंगडम है, उसके भी प्लेन्स हैं अलग अलग, फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम, सेकेंड एलिमेंटल किंगडम एंड थर्ड एलिमेंटल किंगडम। ये तीनों एलिमेंटल किंगडम को हमें समझना है। उसका रीजन क्या है समझने का, कि जो हमारे सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है, अगर वो प्योर नहीं है, और उस एटमॉस्फेयर में अगर हम कहते हैं कि हाइजीन, क्लीनिनेस, नॉर्मली हम रूटीन में बातें करते हैं अपने ऑफिशियल या सोसाइटी में, तो वो क्लीनिनेस इस जब तक हम इस फिजिकल लेयर को, फिजिकल प्लेन को नहीं समझेंगे, और उसके 7 सब प्लेन्स हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप उनका इवोल्यूशन होता है। एक ब्रह्मांड का एक पूरा सिस्टम, एक मैथमेटिक्स है, जहां से वो लेयर टू लेयर नीचे की तरफ आता रहता है। द डाउनवर्ड आर्क उन्होंने नाम दिया है कि जैसे डाउनवर्ड पोजीशन, कि हम नीचे की तरफ आते हैं, और नीचे की तरफ आने के बाद फिर हम असेंड करते हैं, लाइक द असेंडेड गॉड गॉडेसेस। जब हम वो बुक पढ़ेंगे, पढ़ी होगी हमने कि 1000 सीड्स ऑफ जॉय में, तो असेंडेड गॉडेसेस उसमें वर्ड आया है। तो जैसे जैसे हम नीचे से आएंगे, आगे हम जैसे जैसे इवॉल्व करते जाएंगे, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ असेंड होते चले जाएंगे। ये कहानी है जब हम मिनरल किंगडम में और वेजिटेबल किंगडम में होते हैं, तो ये बहुत लंबी कहानी है, इयॉन्स, युगों से इसका मिनरल किंगडम का निर्माण होता रहता है आफ्टर एलिमेंटल किंगडम। ब्रह्मांड पूरा डिसाइड करता है कि अभी एलिमेंटल किंगडम का काम हो गया, देन एक वेव ऑफ लाइफ निकलेगा, और वो जो वेव ऑफ लाइफ है वो मिनरल किंगडम को फॉर्मुलेट करेगा, बनाएगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ 5 लोअर प्लेन्स हैं जो हमें आसानी से ये हमें समझ आ जाएंगे। अब हम इसको नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखते हैं, तो हम आगे चलते हैं कि जो मोनाड्स हैं, ये मोनाड्स जो है अभी बताया कि लोगोस की इक्वल है, जितना प्योर लोगोस है वहां पे प्योर लाइट है, प्योर कॉन्शियसनेस है, सेम मोनाड के पास भी वही चीज प्योर है। लेकिन जैसे जैसे नीचे वो इस आत्मा की लेयर से, आत्मा से नीचे की तरफ जो मोनाड्स आते हैं, बुद्धि एंड मनस एंड कामा, डिजायर्स एंड स्थूल, जब यहाँ तक आते हैं तो उसमें लिटिल बिट कुछ चीजें और ऐड होनी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद फिर हमारा इन्वोल्यूशन से इवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो मोनाड को एक फ्रैगमेंट ऑफ डिवाइन लाइफ भी बोला है, और ये इक्वल टू लोगोस भी बताया गया है। फिर हम नेक्स्ट
इसमें एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमें जाननी है कि जब वो अपना एरिया डिसाइड करते हैं तो इसको बोला गया है तन मात्रा। जैसे एक लीफ है, उसका एक एरिया है, उसका एक मिड रिब होता है, फिर उसके चारों तरफ सब रिब्स होती हैं, और वो किस डिजाइन की होती है, क्या उसका स्वरूप होता है, वो कितनी लंबी होगी, कितनी देर में उसका लाइफ स्पैन क्या है, वो कितनी देर में बड़ी होगी और कितनी देर में वो गिर जाएगी। और उसके एक्सिस 3 स्टेजेस बताई हैं जिसको कि हमें जब ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो उसमें हर एक चीज जो निर्माण करती है उसकी 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। और उनका जो निर्माण होगा उसमें एक एरिया जिसको कि डिवाइन मेजर बोला गया है कि एक उसका एरिया है, डिवाइन उसका स्वरूप है। उसके बाद फिर है एक्सिस, द मेजरमेंट ऑफ द मार्किंग आउट ऑफ द एक्सिस। वो एक्सिस को मार्क करते हैं कि कितनी सारी लाइंस वाइब्रेट होकर और उसके बाद वो उस एरिया को जाके टच करती हैं। तो जो एरिया है वो तो आकाश है, आकाश तत्व, द ईथर एलिमेंट। उसके बाद उसके अंदर जो वाइब्रेशंस आती है वो है वायु, वायु तत्व है। वो वायु तत्व उसको जाके उसको वाइब्रेशन के रूप में अपना शेप देता है। अलग अलग तरह की जो शेप्स होती हैं वो उसको शेप देता है। उसके बाद थर्ड है उसका मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन। उसका वाइब्रेशन कितना होगा, वो कितनी देर तक वाइब्रेट करेगा और कितना लंबा वाइब्रेट करेगा। जैसे हमने देखा होगा कि बारिश के दिनों में बहुत छोटे छोटे जो पंख वाले कुछ कीड़े आते हैं, वो आते हैं और जैसी बारिश में आएंगे और मर जाएंगे। एक चींटी का अपना लाइफ है, एक पत्ते का अपना लाइफ है, एक फ्लावर का अपना लाइफ है, एक प्लांट्स का अपना लाइफ है। तो इस तरीके से अलग अलग उनके किंगडम्स हैं, उसके बाद उनके डिविजन्स हैं, फिर सब डिविजन्स है, फिर ऑर्डर है, फिर उनका स्पीसीज है, नेम है, सिनोनिम्स है। बहुत लंबा उस हर एक का एक अपना स्टोरी है। उन किंगडम्स के अंदर, उन प्लेन्स के अंदर अलग अलग स्टोरी है, कैसे कैसे वो इवॉल्व होते हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जब हम इन चीजों को जानने लगते हैं तो शायद हम उनके और नजदीक आ जाते हैं। हम उनको और भी ज्यादा चाहने लगते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड और कितने ऑर्डर से वो चलता है, उसका कितना एक अच्छा सिस्टम है चलने का, उसका कितना अच्छा एक यूनिवर्सल मैथमेटिक्स है। लेकिन जैसे ही हम इस एनवायरनमेंट को खराब करने लगते हैं तो उसका ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही उसका ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, इस पूरी दुनिया में जो हम नेचुरल कैलेमिटीज हैं, कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ है, और कहीं वॉल्केनोज हैं, कहीं अर्थक्वेक्स हैं, ये इसी वजह से है क्योंकि हम एक ब्रह्मांड के जो ऑर्डर को, उनके जो प्लेन्स हैं, हम उन प्लेन्स को सबको तहस नहस कर दिया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेडिटेशन, स्वाध्याय, रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम इन चीज़ों के अंदर से अपने अनुभव लेते हैं तो उसके बाद हम जान पाते हैं कि हम कितने नज़दीक हैं अपने इस एनवायरनमेंट के और उस होलनेस को, वननेस को, जो हम कभी 20 साल से मैं वननेस की बात सुनती आ रही हूँ, बट मुझे ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वननेस का मीनिंग क्या होता है। लेकिन आज पिछले 10 सालों से मैं इस चीज को समझ पाई कि वननेस इज यू रिस्पेक्ट प्लांट्स, रिस्पेक्ट एनिमल्स, रिस्पेक्ट बर्ड्स, रिस्पेक्ट एवरीवन। कोई भी है मेरे सराउंडिंग में, मुझे उसका रिस्पेक्ट करना है, बिकॉज वी हैव नॉट ब्रोकन दैट। हमें उसका तोड़ना नहीं है ऑर्डर। ये ऑर्डर जैसे तोड़ते हैं तो बहुत सारी मिसहैपनिंग्स होती हैं। जैसे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं पहले थे, लेकिन अब अगर मैं आयुर्वेदा में देखूं तो बहुत सारे प्लांट्स मिसिंग है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, चले गए हैं वो। क्यों? क्योंकि हमने ही उस ऑर्डर को तोड़ दिया है। वो ऑर्डर जैसे ही टूटा तो वो यहाँ से इस ब्रह्मांड से उनके ऑर्डर टूटते ही वो चले गए। सेम इसी तरीके से एनिमल्स और बर्ड्स भी अपना अपना ऑर्डर छोड़ के यहाँ पर और वो चले गए हैं। क्यों? क्योंकि नेचर गाइड्स नहीं मिलते,
उनको सराउंडिंग में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ये सब चीजें जानने के लिए ही आज हम इस सीरीज के माध्यम से हम ये जरूर तय करेंगे अपने अंदर कि हमें इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करनी है, पूरे ब्रह्मांड में वननेस के साथ जीना है और स्पेसिफिकली प्लांट्स लगाने हैं और नॉन वेज जो हम एनिमल्स को मार कर खाते हैं। इससे बड़ा और क्या होगा कि हम जो हमारे सराउंडिंग में जो ब्रह्मांड में रहते हैं हम उनको मार के काट के खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्डर, हमारा पूरा एक यूनिवर्सल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसका एक हियरार्की है, उसका एक सिस्टम है, वो सब तहस नहस कर दिया है। तो हम सब मिलके वननेस में जाएंगे, होलनेस में जाएंगे। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ कि जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा किंगडम्स ऑफ लाइफ। ये एक पार्ट है जिसको मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ये जो किंगडम ऑफ लाइफ है ये कैसे कैसे बढ़ता है। तो हम सबसे पहले नीचे देखेंगे जो हमारे 7 प्लेन्स हैं, हम उसको जान गए हैं कि ये ब्रह्मांड कैसे 7 प्लेन्स में डिवाइड है, और 5 जो हमारे लोअर प्लेन्स हैं, बुद्धि, मनस के 2 पार्ट्स, देन एस्ट्रल एंड देन ईथरिक एंड देन फिजिकल। ये जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहले आता है मिनरल किंगडम। मिनरल किंगडम से भी पहले एलिमेंटल किंगडम। तो जो मिनरल किंगडम का आप एक पिक देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि नीचे जो फिजिकल प्लेन है उस पे मिनरल किंगडम पूरे तरीके से फैला हुआ है। कोन शेप ऊपर वाले एरिया में जाके, एस्ट्रल लेयर में जाके वो कोन शेप है। इसका मतलब ये है कि नीचे का जो पोर्शन है ये हमें ये दिखा रहा है मिनरल किंगडम का कि ये पूरा इवॉल्व हो चुका है। जब एक मिनरल किंगडम के अंदर ही अलग अलग प्लेन्स में वो इवॉल्व हो चुके हैं, उसके बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें ये देखना है कि मिनरल किंगडम जब अच्छे तरीके से निर्माण करता है, उसमें भी युगों युगों की बात बताई है कि एक 1 इनकारनेशन ऑफ द प्लेनेटरी चेन ऐसे करके लिखा है। 1 इनकारनेशन प्लेनेटरी चेन में कि बहुत बार 7 टाइप्स, मोर देन 7 टाइप्स ये मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। इस तरीके से इनका इवोल्यूशन चलता रहता है, युगों युगों से हजारों सालों तक ये आगे बढ़ते रहते हैं। इतना इनका प्रोसेस जो है धीरे धीरे, जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे 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 बढ़ती है। उसके बाद मिनरल से फिर हम वेजिटेबल किंगडम में आते हैं। तो ये चीज हमें जाननी है कि इसमें 3 चीजें उन्होंने बताया है कि 3 आउटपोरिंग्स बताया है कि जो फर्स्ट आउटपोरिंग है दैट इज डिसाइड द प्लेन्स, फर्स्ट आउटपोरिंग। उसके बाद फिर सेकंड आउटपोरिंग जिसमें मोनाड से सीधा एलिमेंटल किंगडम, फिर मिनरल किंगडम, फिर वेजिटेबल, एनिमल, ह्यूमन एंड सुपर ह्यूमन। इस तरीके से ये पूरा एक चेन है जो सेकंड आउटपोरिंग बताया गया है। और थर्ड आउटपोरिंग में इंडिविजुअल सेल्फ और इंडिविजुअल ह्यूमन जो सुपर ह्यूमन है वो कैसे आता है। तो इस पिक के माध्यम से हम 2 चीजें ये देखेंगे कि मिनरल किंगडम के बाद जो वेजिटेबल किंगडम है उसमें आप देखेंगे कि जो एस्ट्रल लेवल है, एस्ट्रल प्लेन के ऊपर ये थोड़ा सा जो कोन शेप है ये थोड़ा सा बढ़ गया है, इसका ये बढ़ गया है। और थर्ड एनिमल किंगडम में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो एस्ट्रल से ऊपर मेंटल किंगडम में चला गया है, इसका जो कोन है। ये क्या चीज है इसको मैं अभी विस्तार से बताती हूँ, क्योंकि आज हम इसको जब तक अच्छी तरह नहीं समझेंगे तब तक हम नेक्स्ट जो थर्ड सीरीज है, जब इंडिविजुअल सोल आएगा तब तक हम इसको जानने के बाद ही हम उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये एनिमल किंगडम का मेंटल है, जिसमें भी जिसके 2 पार्ट है मेंटल किंगडम के। आप देख रहे होंगे कि एक बीच में एक लाइन है जो लोअर मेंटल है और ऊपर हायर है। फिर आता है ह्यूमन में फिजिकल एंड देन फिजिकल इथरिक एंड देन एस्ट्रल एंड देन मेंटल, एंड मेंटल का भी उससे ऊपर जो हायर मेंटल स्टेट है वहां तक उन्होंने कोन शेप दिखा दिया है।
but in superhuman, like when we are always connected with the higher consciousness, higher source के साथ connected होते हैं, तो हमारा जो वास्ट, जो वाइड एरिया है, वो बीच में यहाँ पर दिखाया गया है। जो ये एरिया है, ये है हमारा बुद्धिक प्लेन। जब हमारा मेंटल एरिया, मेंटल प्लेन इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, जब वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाता है, तब हम बुद्धिक प्लेन में एंटर करते हैं। एंटर तो हम शुरू से कर जाते हैं, बट हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो इवॉल्व करता है, और इवॉल्व करने के बाद हम समझ पाते हैं कि ये हम गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये सब बुद्धिक प्लेन का पार्ट है। उससे पहले हम ये जान नहीं पाते, और वो जो ईगो है, वो जो पर्सनैलिटी है, जो इनकारनेशंस हैं, उन इनकारनेशंस को के माध्यम से हम आगे इवॉल्व होते हुए हम मेंटल प्लेन से बुद्धिक प्लेन तक आगे चले जाते हैं। तो नीचे भी एक कोन शेप आप देख रहे हैं इस पिक में। तो जो नीचे का जो कोन शेप है, ये कोन शेप की जो फिजिकल बॉडी है, उसके बाद इथरिक बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी है और मेंटल बॉडी है, ये अपने आप ही धीरे धीरे अपना एरिया कम करती जाएंगी, और हमारा बुद्धिक और निर्वाणिक जो प्लेन है वो हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। ये कहानी है दोस्तों कि कहाँ हम मिनरल किंगडम, एलिमेंटल किंगडम से शुरू होकर हमारी कॉन्शियसनेस कैसे कैसे राइज करती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम कैसे सुपर ह्यूमन और कैसे हम उस निर्वाणिक प्लेन तक बढ़ते हैं। ये जो हमारे प्लेन्स हैं, जो किंगडम ऑफ लाइफ है, इस किंगडम ऑफ लाइफ के माध्यम से हमें ये बात भी समझनी है कि हमारा जो इन्वोल्यूशन है वो साथ साथ होता है। जैसे इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब हमारा फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम आता है, आप देखेंगे ये जो फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम लिखा है, सेकंड एलिमेंटल किंगडम लिखा है, थर्ड एलिमेंटल किंगडम है, ये हमारा मेंटल प्लेन और एस्ट्रल प्लेन के बीच में ही रहता है। मेंटल प्लेन और एस्ट्रल प्लेन का मतलब क्या हुआ? जो हमारे सराउंडिंग में वायुमंडल है, जो हमारे सराउंडिंग में एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट का भी हमारी अंदर की बॉडी के साथ भी कनेक्शन है। एलिमेंटल किंगडम जब ऊपर फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम डेवलप होता है, जब वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस डेवलप होती हैं, तो उस वक्त ये अरूपा, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो अरूपा स्टेट होता है। वहां पे हमें कुछ भी विजिबल नहीं है। हमें पता है कि वो एक एनवायरनमेंट है, जैसे रॉकेट उड़ता है तो उससे ऊपर का जो वायुमंडल है वो हमें पता है कि वहां के जाने के बाद उसका जो नीचे का पोर्शन वो रह जाएगा और ऊपर वो चला जाएगा, वहां पे वो फ्री हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये जो प्लेन्स है, इतने बड़े प्लेन्स हैं, उनका हमारे साथ क्या संबंध है? हम कैसे कैसे उस इन्वोल्यूशन को भी साथ में महसूस करते हैं। हमारा पूरा वायुमंडल कैसे काम करता है, कैसे वो वेव ऑफ लाइफ आती है और इधर से हमारा वो डिसेंड करते हैं और हम असेंड करते हैं। इन दोनों का जो संबंध है वो बहुत गहरा है। अगर हम हमारा जो वायुमंडल है उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, तो सेम हमारा भी जो असेंडिंग ऑर्डर है, हमारा जाने का, जो ऊपर जाने का मतलब कि हम हायर कॉन्शियसनेस में, अपने लोअर मेंटल प्लेन से हम हायर मेंटल प्लेन से फिर बुद्धिक प्लेन में जाते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये दोनों ऑर्डर साथ चलते हैं, इट इज रेसिप्रोकल। दोनों का साथ में एक संबंध, एक चेन, एक साइकिल है, जो हम इकोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। इट इज अ वेरी सुपरफिशियल वर्ड, बहुत सुपरफिशियल है कि एक इकोलॉजिकल साइकिल है, यहाँ से आए और यहाँ से, नो। इकोलॉजिकल साइकिल इज कि ऊपर से एक ग्रेट सर्ज ऑफ वेव आ रहा है, जो फर्स्ट आउटपोरिंग है, प्लेन बनाता है, पूरे प्लेन्स डेवलप होते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर से जो डिसेंडिंग मोनाड्स आके कैसे एलिमेंटल किंगडम बनाते हैं, और एलिमेंटल किंगडम के बाद कैसे मिनरल किंगडम बनता है। अब इसमें दो चीजें और इम्पोर्टेंट है जाननी, कि एलिमेंटल किंगडम जैसे ही पूरा बन चुका होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एलिमेंटल किंगडम, उसके बाद ही मिनरल किंगडम बनता है। इस ब्रह्मांड में ये जो एलिमेंटल किंगडम के बाद जो मिनरल किंगडम है, उसमें एक शीथ
जो मैटर ऑफ शीथ है, वो मैटर ऑफ शीथ एक डेंस फॉर्म में, डेंस बॉडी के रूप में अपना शेप लेने लगती है। और वो जब शेप लेती है तो उसी को हम माउंटेन्स बोल देते हैं, उसी को हम अलग अलग तरह की रॉक्स बोल देते हैं, चट्टान बोल देते हैं, और उसी के साथ ही एलिमेंटल किंगडम जो हमारे पूरे समुद्र है, ये पूरा एलिमेंटल किंगडम और मिनरल किंगडम का पार्ट है। अब ये बात है कि इसमें जो मैंने दूसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या होगा कि वेजिटेबल किंगडम कैसे बनेगा। तो जो हमारा एनर्जी जो आउटवर्ड जो फॉर्मेशन हो रहा था, उसके बाद एक डिसाइड होता है, एक मैथमेटिक्स है वहां पर भी, यूनिवर्सल मैथमेटिक्स है कि नाउ यू स्टॉप आउटवर्ड एंड यू गो इनवर्ड। उसके बाद फिर टिश्यू फॉर्मेशन शुरू होता है, सेल्स फॉर्मेशन शुरू होता है, और वो जो पॉइंट है, जो न्यूक्लियस है, उसके बाद फिर वो वेजिटेबल किंगडम का निर्माण करता है। अब आउटवर्ड जितना भी जो इवोल्यूशन होना था, वहां पर वो उसको बंद करने के बाद एक एरिया होता है। मैं एक बार, मुझे याद आ रहा है कि मैं एक बार रायपुर गई थी, और रायपुर जाने के बाद वहां पर कुछ एक पूरा लैंड एरिया था जहां पर हमने बेल के पेड़ लगाए थे, और बेल के पेड़ के पास एक जैसे जो चींटियां जो खा लेती हैं और उसके बाद वो टर्माइट्स बन जाते हैं, तो वो टर्माइट्स देखा। तो टर्माइट्स ये कहते हैं कि जहाँ टर्माइट्स वहां होते हैं जहाँ पे हमारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस होते हैं। उस वक्त नहीं पता था कि ये बैलेंस कैसे होते हैं, लेकिन आज इस बात का पता लग रहा है कि जब हमारे सराउंडिंग के वातावरण, पूरा पूरा वायुमंडल जब बैलेंस करता है, तभी हमारी ग्रोथ भी तभी हो पाती है। और ये ग्रोथ क्यों खत्म हो रही है, क्यों डिस्टर्ब हो रही है? क्योंकि हमारी वजह से हो रही है। हम इस बात को जान नहीं पा रहे हैं कि हमें वायुमंडल की का जो ऑर्डर है, जो मैथमेटिक्स है, जो यूनिवर्सल मैथमेटिक्स है, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो दोस्तों, ये बात जो रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का केयर, वो हमारी केयर करते हैं, नेचुरल गाइड्स होते हैं। प्लांट्स हमें कितना एनर्जी देते हैं और कितनी हमें उससे शक्तियां मिलती हैं, वो चीज का अंदाजा हमें नहीं है, क्योंकि हम इसको अभी इस सब्जेक्ट को डीपर लेवल पे नहीं जानते हैं। एक बुक मुझे याद आ रही है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, में कई बार उसके बारे में बताती भी हूँ। तो उसमें मैंने एक स्टोरी पढ़ा, क्लीव बैक्स्टर का स्टोरी था, कि उन्होंने ESP करके, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस ऑफ द प्लांट्स के ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि प्लांट्स के पास क्या ये वाइब्रेशंस होती हैं, क्या उनके पास एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होती हैं। तो उसमें निकल कर आए कि हाँ, वो हमारी बातें सुनते हैं, वो महसूस करते हैं। तो उसका रीजन क्या है? तो आप इस पिक में देखेंगे कि जो वेजिटेबल किंगडम है, उसको ऊपर जो उसका कोन शेप बना हुआ, वो एस्ट्रल बॉडी तक है। एंड एस्ट्रल बॉडी क्या होती है? अगर हम ह्यूमन में देखें एस्ट्रल बॉडी, तो हमारी जो डिजायर्स हैं, जो हमारी इमोशंस हैं, वो सब एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है। हमारी जो 5 सेंसेस हैं, हमारी 5 वर्क ऑर्गन्स हैं, जो हम काम करते हैं, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो सब हमारी एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है। इन द सेम वे प्लांट्स के अंदर भी वो एस्ट्रल बॉडी का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और वो प्लांट्स हर डिजायर, इमोशन को रिसीव करने लगते हैं, परसीव करते हैं कि मेरे सराउंडिंग में कितना पानी है, कौन क्या क्या डालता है, केयर करता है, नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, समझना कि उनके अंदर वो जो एस्ट्रल प्लेन है, बाहर का एस्ट्रल प्लेन, उस पौधे का एस्ट्रल प्लेन, हमारा एस्ट्रल प्लेन, इट इज द सेम लेवल। तो इसीलिए हम इनका सबका संबंध है। सिर्फ एक छोटी सा मतलब बात नहीं है इंफॉर्मेशन की कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे एंड वी जस्ट फिनिश दिस लाइन।
ये खत्म करने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है कि हम इन सब प्लेन्स को समझें और उनके साथ कनेक्ट हों और वननेस में आए। अब हम आगे चलते हैं। हमारे जो 3 प्लेन्स हैं, फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम, सेकंड एलिमेंटल किंगडम, द थर्ड एलिमेंटल किंगडम और उसके बाद मिनरल किंगडम। मिनरल किंगडम के बाद फिर वेजिटेबल किंगडम और मिनरल किंगडम के बाद जब वेजिटेबल किंगडम है तो उसकी इनवर्ड ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये जो इनवर्ड ग्रोथ है उससे धीरे धीरे एस्ट्रल प्लेन डेवलप होता है और एस्ट्रल प्लेन के बाद फिर धीरे धीरे मेंटल प्लेन डेवलप होता है। तो मेंटल प्लेन कैसे, जैसे एनिमल्स का आप देखिए कि नीचे से वो इथरिक बॉडी उनके पास है, उनके पास प्राणमय कोश है, शरीर है, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एस्ट्रल डिजायर्स होती हैं उनकी, और वो जो एक नॉर्मल लिम्बिक ब्रेन के अकॉर्डिंग जो डिजायर्स होती हैं वो अपनी पूरी करते हैं। और उसके बाद फिर एक कोन, छोटा सा कोन इसमें दिखाया जो मेंटल प्लेन में है। ये मेंटल प्लेन मीन्स द लोअर मेंटल प्लेन। इसका मतलब ये कि वो हमारी परसेप्शंस को और हमारी फीलिंग्स को समझने लगते हैं। जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स आपने देखा होगा कि जो डॉग हैं या जो घर में गाय रखते हैं वो हमारी फीलिंग्स को समझने लगते हैं और इतना समझते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट वो दोनों, उसका भी इफेक्ट धीरे धीरे आने लगता है। जो बाद में हम इसको पढ़ेंगे कि एक मेंटल यूनिट कैसे बनता है, वो 3rd सीरीज में जाएगा। तो डोमेस्टिक एनिमल्स हो और कभी कभी जो वाइल्ड एनिमल वो भी अपने आप को प्रकट करते हैं, पूरा दिखाते हैं, पूरा एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उनका जो मेंटल प्लेन है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो अपना एक्सप्रेशन देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो जैसे जैसे एक्सप्रेशन देंगे उसके साथ हमारा भी उनके साथ संबंध होता है। और उसके साथ साथ जो सराउंडिंग का एनवायरमेंटल है, जो मेंटल प्लेन है, उसका भी संबंध है। ये सब रेसिपी